शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं किसान समाचार की सुर्खियां। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में रचा गया इतिहास। विकासशील देशों की सहायता के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित नुकसान और क्षति कोष की स्थापना पर बनी सहमति। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है ये कोष। भारत में जम्मू कश्मीर भद्रवाह को लेवेंडर की राजधानी बनाने का अभियान जारी। भद्रवाह को विदेशी सुगंधित पौधे की खेती के लिए मॉडल बनाने का किया जा रहा है प्रयास। केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से जुड़े किसानों ने लेवेंडर क्षेत्रों का किया दौरा। उत्तर प्रदेश रबी की फसल के लिए खाद की प्रदेश में कोई कमी नहीं होगी। रबी फसलों की बुआई के लिए 2.09 लाख मीट्रिक टन DAP, 0.73 लाख मीट्रिक टन NPK और 1.83 लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट है उपलब्ध। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के छतरपुर क्षेत्र के किसान ड्रिप सिस्टम से कर रहे हैं खेती। ड्रिप सिस्टम पर केंद्र सरकार 45 से 50% तक देती है सब्सिडी। कम दामों में ही ड्रिप सिस्टम से खेती करना हो जाता है आसान। पानी की 80 से 90% तक होती है बचत। किसानों को लाखों का हो रहा है फायदा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मिस्र के शर्म अल शेख में जारी COP27 में आज इतिहास रचा गया। लॉस एंड डैमेज फंड पर सहमति जताई गई। पार्टियों ने विकासशील देशों की सहायता के लिए लंबे समय से नुकसान और क्षति कोष की स्थापना पर सहमति व्यक्त की, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। COP27 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। भारत में भद्रवाह को लेवेंडर की राजधानी बनाने और देश में विदेशी सुगंधित पौधे की खेती के लिए मॉडल बनाने के अभियान तेजी से जारी है। केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से जुड़े किसानों ने वैज्ञानिक सरकार के प्रतिनिधि और किसान उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय और नागालैंड क्षेत्र के किसानों से अपने राज्य में इसकी खेती की बारीकियां सीखने के लिए भद्रवाह के लेवेंडर क्षेत्रों का दौरा किया। 25 प्रगतिशील किसानों का समूह CSIR उत्तर पूर्वी राज्यों के वैज्ञानिक और प्राकृतिक संसाधन संस्थान मेघालय के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों की संबंधित सरकारों के सलाहकारों के जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में पहुंचे हैं। गौरतलब है कि घाटी को भारत की बैगनी क्रांति के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जहां किसानों को अपने खेतों में ही लेवेंडर फसलों की खेती का प्रत्यक्ष अनुभव है। नागालैंड और मेघालय के किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लेवेंडर के खेतों में व्यक्तिगत रूप से चलना एक सपना है। की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ मेघालय से आए हुए 16 किसान हैं। और जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि लेवेंडर अब पूरे भारतवर्ष में एक लेवेंडर की राजधानी बन रहा है, जो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है, उसको और आगे ले जाने की ये एक पहल है। और हमारी कोशिश है, जैसे कि बहुत जगह के किसान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कल नागालैंड के किसान आए थे, आज मेघालय के किसान आए हैं, और इसी कड़ी में आगे अलग अलग प्रदेशों के किसान हमारे डोडा के जो किसान हैं लेवेंडर फार्मर, उनसे मिलेंगे, उनसे लेवेंडर उगाने के गुण सीखेंगे। और इसको जो ये पर्पल रेवोल्यूशन, जहाँ का जन्मस्थल हमारा डोडा है और भद्रवाह क्षेत्र है, ये पूरे देश में फैलता जाएगा, जहाँ पर इसको लगाने की संभावनाएं हैं। ये सारा मुमकिन है डॉक्टर इंदर सिंह की वजह से, जो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इस इलाके के लिए। ये बहुत खुशी की बात है। मेघालय से, नागालैंड से, बाहर जितने भी ये हाई ऐसे अल्टीट्यूड वाले एरिया जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से लोग आ रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं। डोडा के नव परिवर्तनशील किसानों के कड़े परिश्रम के फलस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों से किसान प्रतिनिधि और वैज्ञानिकों का इनसे लेवेंडर की खेती के गुण सीखना ये स्पष्ट करता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भद्रवाह को भारत की लेवेंडर राजधानी बनाने का प्रयास एक सफल जमीनी हकीकत है। उत्तर प्रदेश में रबी की फसल के लिए खाद की कमी नहीं होगी। वर्तमान में प्रदेश में रबी फसलों की बुआई के लिए 2,09,000 मीट्रिक टन DAP और 0.73 लाख मीट्रिक टन NPK
और 1.83 लाख मीट्रिक टन सिंगर सुपर फॉस्फेट उपलब्ध है। कृषकों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही के अनुरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा रबी सीजन के लिए डीएपी का कुल आवंटन 16.20 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 17.08 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इस प्रकार प्रदेश के कृषकों के लिए 88,000 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक का अतिरिक्त मात्रा प्राप्त होगी। प्रदेश हेतु 24 रैक्स डीएपी एनपीके के विभिन्न पोर्ट से प्रदेश हेतु निकल चुकी हैं, जो कि एक सप्ताह के अंदर जनपदों में पहुंच जाएंगी। कृषकों को उनकी आवश्यकता और मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में डीएपी एनपीके उर्वरक सुगमता पूर्वक व निरंतर मिलता रहेगा। डीएपी के साथ साथ किसान एनपीके एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का भी उपयोग फसलों की बुआई के समय करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले अंतर्गत ग्राम पंचायत निवारी के एक छोटा सा हम यहां पर ब्रेक लेंगे। चलिए ठीक है। कैसे लैपटॉप में है नहीं यार, खोल ही नहीं रहा। दूसरी तीसरी में चले जाओ। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की हम बात कर रहे थे। वहाँ पर ग्राम पंचायत निवारी के किसानों की ये सफल कहानी है, जहाँ 5 साल पहले गांव के मात्र 1-2 किसान ही केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत खेतों में ड्रिप सिस्टम लगाकर टमाटर की खेती करते थे। लेकिन आज गांव की तस्वीर बदली और गांव में लगभग 3 दर्जन किसान कई एकड़ ज़मीन में टमाटर की टिप सिस्टम के माध्यम से लाख की खेती कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में फ़ायदा हो रहा है। इनका ये टमाटर जो कि बेहद ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी को देखते हुए ये टमाटर समूचे बुंदेलखंड इलाके के बाज़ारों में पहुंचता है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस पूरी सफलता के पीछे छिपे राज को लेकर किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो ड्रिप सिस्टम लेते हैं उसमें केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी 45 से लगभग 50% दे दी जाती है, जिससे कम दामों में ही ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती करना आसान हो जाता है, जिसमें पानी की 80 से 90% पानी की बचत होती है। साथ ही कीटनाशक दवाइयों की भी मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये के खर्च से 6 माह में करीब 3 से 4 लाख रुपये कमा लेते हैं। 6 माह बाद ककड़ी का धंधा शुरू करते हैं, उसमें भी लगभग उतना ही फायदा हो जाता है। सरकार के इस सिस्टम को लोग तेजी से अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ काफ़ी लोग ले रहे हैं। बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वरदान साबित हो रही है, जिसका लाभ समूचे देश में लाखों किसान ले रहे हैं, जिससे उनकी आय भी नॉर्मल खेती की अपेक्षा जब ड्रिप सिस्टम के माध्यम से 2 से 4 गुना बढ़ गई है। साथ ही खेती का रकबा उत्पादन भी बढ़ गया है। इस आधुनिक खेती से पानी, खाद्य और अन्य खर्चे से भी किसानों की बचत हो रही है। बुंदेलखंड हमेशा से ही पानी की किल्लत से जूझता रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना से बुंदेलखंड के किसानों का जीवन खुशहाल हो गया है और इस योजना से जुड़ने के लिए रोजाना किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए देश भर में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा राज्य में सौर ऊर्जा नीति बनाई जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि तक या राज्य सरकार द्वारा नई नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पूर्व हो तक लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद ने पृथक कृषि फीडर के सौरकरण हेतु 2000 मेगावाट क्षमता संयंत्रों की स्थापना पर 50 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से राज्य वीजीएफ एवं निजी ऑन ग्रिड पंप के सोलराइजेशन पर राज्य सरकार द्वारा मुसर, वनटांगिया
अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 70% सब्सिडी एवं अन्य कृषकों को 60% सब्सिडी प्रदान करने और नीति काल अवधि में 5 वर्षों में कुल 1000 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना के घटक C1 में किसानों को उनके अपने स्थापित नलकूपों पर सोलर ऊर्जीकरण करने पर केंद्र सरकार की ओर से 30% अनुदान दिया जाता है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी फेयर एग्रोवर्ल्ड 2022 का शानदार समापन हो गया। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कृषि महाकुंभ में तकरीबन 25 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान परिसर में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर एग्रोवर्ल्ड 2022 का शानदार समापन हो गया। 3 दिन तक चले इस कृषि महाकुंभ में तकरीबन 25 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने आए फिलीपींस के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर विलियम दार ने कहा कि इस सम्मेलन से सदस्य देशों में कृषि की भागीदारी के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। Let me first commend Dr. M.J. Khan, the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, for organizing such a good event, AgroWorld 2022. So every time I attend, as I've said in my message, there are new innovations in these events. इस सम्मेलन के विषय पर बात करते हुए एग्रोवर्ल्ड 2022 के शिल्पकार व इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एम.जे. खान ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ वैश्विक साझेदारी के अलावा पहली बार एफपीओ फार्मर्स व ACABC सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश विदेश के लोग काफ़ी हिस्सेदारी ले रहे हैं ताकि ये तलाशें कि इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट करें। ACABC समिट हो रहा है। कुछ 60,000 देश में एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ने इस्टेब्लिश किया है। हम FPO सम्मेलन इस नज़रिए से कर रहे हैं कि अगर कोई FPO प्रोजेक्ट डालना चाहे तो ऐसे लोगों से साइन अप कराएंगे जिनको अगले प्रोजेक्ट डालने होंगे। सम्मेलन में भाग लेने आए रोमन फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर महाराज मुट्टू ने कहा कि यह आयोजन कृषि उत्पादों के आयात निर्यात बढ़ाने का उपयुक्त माध्यम है। Earn money by exports, manufacture, and so that all the villages become richer forever. We should produce enough food for everybody, plus be able to manufacture and send it abroad. सम्मेलन में मौजूद कृषि विशेषज्ञों ने जहां पराली प्रबंधन की तकनीक साझा की, तो अन्य उद्यमियों व प्रगतिशील किसानों ने भी अपने विचार साझा किए। किसानों के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। मैंने ये देखा यहाँ पे बैंक्स अवेलेबल हैं सारे, जो एग्री इंफ्रा फंड जो बहुत ही गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसके अंडर में उद्योगों को प्रमोट किया जा रहा है। और बेलर है, सुपर सीडर है, आप वहाँ राइड अपना ट्रांसप्लांटर देख रहे हैं, राइस ट्रांसप्लांटर। तो ये महंगे इम्प्लीमेंट हैं, लेकिन सरकार ने इनमें 50 से लेकर 80% तक सब्सिडी दी हुई है ताकि किसान उन चीज़ों को ना जलाए, उनको खाद के तौर पे यूज करे। किसानों के लिए मन चाहिए और ये लगाया ही गया है इसलिए कि यहाँ पे किसान जो आसपास के प्रदेशों से है यहाँ पर आए, और हमारा ये लक्ष्य यही है कि हम उन्हीं किसानों से डायरेक्टली जुड़े और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनसे वार्तालाप करें। किसानों के लिए तो का ही ये स्टोर है। इसमें हम लोग फार्मर की सभी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। खाद, बीज, दवाएं, कृषि यंत्र, पशु आहार सब कुछ प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से हमारी कंपनी के जो चारे से संबंधित बीज हैं उनके अंदर ये क्षमता है कि पूरी साल ये चारा दे सकते हैं, और जो चारे से संबंधित समस्या है चाहे वो देश लेवल पे क्यों नहीं हो, ऐसे ऐसे चारे हैं जिनको एक बार आप लगाओ पूरी साल, और कुछ चारे ऐसे भी हैं जिन्हें 2 साल तक आप काट सकते हैं। Grape wine produced from Bangalore Blue variety in Mizoram. We have Cham wine labeled as Cham wine and Isabella, and these are produced by 2 different societies. And then this tomato ketchup prepared by the farmers, Tomato Growers Society in Mizoram. 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले में भाग लेने आई कई कंपनियों ने जहां देश और दुनिया से आए कृषि जगत के स्टेक होल्डर्स के सामने न केवल अपने उत्पादों से जुड़ी नवीन तकनीक साझा की, बल्कि आयात निर्यात से संबंधित रोजगार,
व्यापार व कारोबार के लिए वैश्विक मंच प्रदान करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर में लगे एग्रो वर्ल्ड 2022 के दौरान न केवल दुनिया भर की कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय तकनीक को भारतीय किसानों को न केवल जानने और समझने का बेहतरीन अवसर मिला है, बल्कि कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के जुड़ने से भारत में रोजगार, व्यापार और कारोबार की अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं को बढ़ाने का बेहतरीन मौका भी मिला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, पूसा, नई दिल्ली। एक तरफ सरकार द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए अपील की जा रही है, तो दूसरी ओर पंजाब लुधियाना में लगातार पराली जलाने की घटना सामने आ रही है। इस दौरान पराली जला रहे खेत मजदूर का कहना है कि गेहूं को बोना है, वो समय उनके पास बहुत कम है। इसके अलावा पराली काटने में लागत बहुत आ जाती है और उनके पास कोई अन्य चारा नहीं है। पराली जला रहा जी, इसलिए साफ हो जाएगा खेत, नाले किसान जो है अपना वो साफ करके कनक बीजेगा। सरकार मदद नहीं दे रहा है, बाकी वो अपना सुविधा के लिए करा रहा है। पोजीशन तो होता है जी, फिर जलाना भी पड़ता है कनक, उसमें जो बिजाई नहीं होता है ढंग से, फिर साफ तो करना ही पड़ेगा। उसमें जी खर्चा पड़ता है, लेट हो जाता है, धारा वो जल्दी उठाता नहीं है पराली, इस करके जो है अपना मजबूरी है, जल्दी करके वो अपना कनक बीज लेती है। पानी पुनी लगाने में सुविधा रहेगा, अच्छा नाला साफ रहेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लद्दाख के पंडाल का लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने गुरुवार को दौरा किया। मेले में इस बार मध्य प्रदेश का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गुरुवार को लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर लद्दाख पंडाल का अवलोकन करने पहुंचे। लद्दाख का पंडाल संघ शासित प्रदेश के रूप में पहली बार व्यापार मेले में हिस्सा ले रहा है। यहाँ लद्दाख की कला और संस्कृति, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, मेडिसिनल प्लांट और ऊनी वस्त्र समेत बहुत सी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। हालांकि इस बार ये पंडाल बहुत ही छोटे रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इसे भव्य रूप में देखा जा सकेगा। लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी ITPO ट्रेड फेयर में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है। और लद्दाख के जो आर्टिजान्स हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो आज ये कोशिश यहाँ जो करी गई है कि इस समय लद्दाख में जो भी डिफरेंट हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स होते हैं, पश्मीना के प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि सीबकथॉर्न, उसके प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को देश की जनता के सामने लाया जाए। इस बार अभी तक अच्छी रिस्पांस दिखाई दे रही है। व्यापार मेले में मध्य प्रदेश का पंडाल भी अपनी एक अलग पहचान दर्ज करा रहा है। इसके द्वार पर एक तरफ जहां मिलेट के पौधे को दिखाया गया है, वहीं दूसरा भाग मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के मंडप में पर्यटन को विशेष स्थान दिया गया है, जिसमें चीतों के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। महाकाल लोक की परिकल्पना के द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय की परिकल्पना को मंडप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। लुप्त होते गिद्धों को बचाने का किस तरह से प्रयास किया जा रहा है, उसे भी यहाँ बताया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, स्टार्टअप समेत वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल मेले की थीम के अनुरूप मध्य प्रदेश के पंडाल को सजाया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के अनुरूप मध्य प्रदेश मंडप को सजाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गेट में एंट्रेंस में जो है हमने मध्य प्रदेश राज्य के मिलेट प्रोडक्शन के प्रमोशन को दर्शाया है, और सेकंड साइड में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दिखाया हुआ है। नामीबिया से लाए गए चीतों का जो है यहाँ पे चित्र अंकित है, और ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। अंदर आप जाएंगे तो अंदर हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हमारे सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनको दिखाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक कंपनी देखी जा सकती है, जो अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही है। लंबे समय से व्यापार मेले का हिस्सा बनने वाले प्रदर्शक इस बार भी मेले में पहुंचकर काफी उत्साहित हैं। ट्रेड फेयर में ये हमारा 12th पार्टिसिपेशन है। 2011 में मैंने बिजनेस चालू किया था, और तब से हम लोग ये फेयर पे आते हैं और अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं। कोई नए जो प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आने होते हैं उनको यहाँ पे लॉन्च भी करते हैं। और उसके बाद मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि एक्चुअली में हम लोग जो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मुझे कंज्यूमर्स से जो
डायरेक्ट कंज्यूमर से जो इंटरेक्शन का मौका मिलता है ना, वो मैं छोड़ नहीं सकता। 14 दिन मैं अपना पूरा बिजनेस लड़के संभालते हैं और मैं यहाँ आके बैठा रहता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, जुलता हूँ, सो दैट कि मुझे उन लोगों के टेस्ट का पता चले। मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को तमिलनाडु ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। गिरीश निशाना, टीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 18 नवंबर को अरहर का भाव था 6,705 रुपए। 19 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,630 रुपए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। 18 नवंबर को यहां अरहर का भाव रहा 5,700 रुपए। 19 नवंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 18 नवंबर को अरहर का भाव था 6,650 रुपए। 19 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,660 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ, यानी 18 और 19 नवंबर को अरहर का भाव 6,650 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान आलू के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 18 नवंबर को आलू का भाव रहा 1,600 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 100 रुपए टूटकर 1,500 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 18 नवंबर को आलू का भाव रहा 1,350 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 300 रुपए टूटकर 1,050 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की उदयपुर मंडी में 18 नवंबर को आलू की खरीद 1,400 रुपए पर हुई। 19 नवंबर को इसका भाव 200 रुपए टूटकर 1,200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 18 नवंबर को आलू का भाव रहा 1,480 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 1,490 रुपए हो गया। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई है और इससे 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो साल 2020-21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात आलू की उपज की करें तो आलू की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी, जो इस साल 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की उम्मीद है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण में इस समय अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ किसान तैयार धान और रागी की कटाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ सरसों, सूरजमुखी, चना और लोबिया की बुआई करते रहे।
कोंकण में ही जहां बैंगन के पौध 4 से 6 सप्ताह के हो चुके हैं, उनकी रुपाई कर ली। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी फिलहाल तैयार धान और रागी की कटाई जारी रखे। इसके अलावा यहाँ कपास की चुनाई भी करते रहे। यही ड्रिप पद्धति से गन्ने की सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही आम के बागों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यही 3 सप्ताह पुराने रबी ज्वार में गुड़ाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय गेहूं की बुआई जारी रखें। वहीं मराठवाड़ा में कपास की चुनाई और चीकू की तुड़ाई करते रहे। यही 20 से 25 दिनों के हो चुके काबुली चने में निराई और गुड़ाई का काम करें। मराठवाड़ा में ही इस समय सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। विदर्भ में तैयार धान की कटाई और कपास की चुनाई जारी रखें। यही तैयार संतरे की तुड़ाई भी जारी रखें। विदर्भ में ही 15 दिसंबर तक देर से बोई जाने वाली गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यही इस समय चना, अलसी और सरसों की बुआई जारी रखें। यही अरहर, सरसों, अगेती गेहूं, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज सोमनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने शिवजी का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने जल, दूध, दही, शहद, शक्कर से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। सोमनाथ से प्रधानमंत्री का पुराना जुड़ाव है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज वेरावल में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कतर की यात्रा के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कार्यालय द्वारा 16 से 22 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ऑडिट सप्ताह के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस वॉकेथॉन को रवाना किया। दिल्ली स्थित सभी CAG कार्यालयों के करीब 1,500 अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। किसान बदलते भारत की शान।